हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। इन ट्रिक्स की मदद से आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ आपके लॉजिक्स भी बिल्ड होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज की लाइव क्लासेस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। सिलेबस 90% बच्चों के 90 मतलब 90% बच्चों के कंप्लीट है। 90% बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी आएगी 0.001% बच्चों के लिए, और जो 0.001% है ना, वो है परीक्षा प्रूफ। जो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करे आप वही तैयारी करो, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। आप लोगों के सामने सवाल कि भाई मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, बचे हुए धन का अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। आपको बताना है यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले हों तो उसके पास टोटल कितना पैसा था, ये आपको बताना है। उसके पास टोटल कितना पैसा था ये आपको बताना है। देखो ध्यान से समझना अब इस सवाल को, क्योंकि ये आपको प्रो बनाएगा। एग्जामिनर जो आपसे एक्सपेक्ट करेगा आप वही सवाल से सीखोगे। ध्यान से समझना भाई, जो मिस्टर अग्रवाल है ना, मिस्टर अग्रवाल का इनका फलता फूलता परिवार था और ये 100 रुपए कमाते थे, केवल 100 रुपए। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, सबको होता है, आपको भी होगा। 30% सीधा इन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया कि भाई मेरे जाने के बाद हो सकता है बच्चे आपको घर पे ना रखें, तो आप 30% ले लो, मतलब 100 का आप 30 रुपए ले जाओ और अपना आराम से बुढ़ापा निकालो। शेष धन इनके पास कितना बचेगा बेटा? शेष धन इनके पास बचेगा 100 में से 30 घटाओगे 70। ध्यान से समझना एक एक बात। अपनी पुत्री को दे दिया, शेष धन का आधा भाग, भाई साहब कितना? शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, मतलब यहां पर अगर 2 से भाग दे दोगे तो यहां पर कितना जाएगा? 35। मतलब वाइफ से ज्यादा किससे प्यार? बेटी से। जनरली होता है, बच्चियों से ज्यादा प्यार किया जाता है, ठीक है। जूते की नोक पे रखा जाता है लड़कों को, ठीक है। अब ध्यान से देखना लड़कों की क्या स्थिति है। अब इनके 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं बेटा। एक बात बताओ, 70 में से 35 दे दिया तो बचा कितना होगा? 35। तो यहां पर 5 इनके हट्टे कट्टे 6 छबीले बाकी नौजवान है, और 5 में से अगर प्रत्येक को ये बराबर बराबर बांटेंगे तो एक बच्चे के हिस्से में कितना जाएगा? 7 रुपए। एक बच्चे के कितने? एक बच्चे के जेब में कितना जाएगा? 7 यूनिट। यही तो आपको बताना था कि भाई एक बच्चे को इन्होंने केवल 14,000 दिया। एक बच्चे को यहां पर इन्होंने केवल कितना दिया? 14,000। ध्यान से समझना, एक बच्चे को कितना दिया? 14,000। 7 यूनिट अगर आपकी 14,000 को डिनोट करेगी तो एक यूनिट कितने को डिनोट करेगी बेटा? 2,000 को। 7 दूनी 14। तो आपको बताना क्या है? तो मिस्टर अग्रवाल के पास कितना पैसा था? मिस्टर अग्रवाल के पास 100 रुपए था। तो यहाँ पर 100 बनाने के लिए आपको यहाँ पर करना क्या है? 2 जीरो यहाँ पर चिपका दो, 2 जीरो यहाँ पर चिपका दो, मतलब बहुत पैसा था इनके पास। 2 लाख की भारी भरकम इनके पास राशि थी। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। लड़कों की हालत बहुत खराब है भाई, खुद देखो यहाँ पर लड़के को कितना? केवल 7 रुपए, वाइफ को केवल 30 रुपए और लड़की को 35 रुपए। 2 लाख की सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। बताओ, मोहन ने अपनी कुल आय का अपनी पत्नी में, 3 पुत्रों में, 3 छोरों में, 2 पुत्रियों में और 5 नाती और नातिनों में इस प्रकार बांटा। पहले तो बताओ कितनी वाइफ है इनकी? मोहन की, मोहन की वाइफ एक ही थी। भाई साहब एक वाइफ के इतने बच्चे, अगर और वाइफ होती तो क्या हालत करते? मतलब वाइफ इनकी एक ही थी। ध्यान से समझना। इनके बेटे कितने? पत्नी एक, 3 पुत्र हैं, ठीक है, 3 पुत्र हो गए। इनकी पुत्रियां कितनी है? इनकी डॉटर कितनी है? डॉटर कितनी हो जाएंगी इनकी? 2, ठीक है, पुत्रियां हो जाएंगी 2। इनके नाती और नातिन कितने हो जाएंगे? 5 नाती और नातिन, ठीक है, 5 नाती। हंसता खेलता बड़ा सा परिवार है इनका, नातिन। ध्यान से समझना, एक पॉइंट में आपको क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि अगर यहां नहीं समझ पाओगे ना तो फिर आप बुक के सॉल्यूशन पे जाओगे। और मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर आपने बुक का सॉल्यूशन देख लिया ना, आप मैथ्स पढ़ना छोड़ दोगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन उसमें देके रखा है, ठीक है। चलो ध्यान से समझना। भाई साहब इन्होंने किया क्या? इस प्रकार वितरित करते हैं कि प्रत्येक नाती नातिन को उसके पुत्र का 1/8 भाग मिलेगा। 1/8 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक पुत्र को 8 रुपए दोगे तो नाती और नातिन को कितना दोगे? 1 रुपए दोगे।
तथा उसकी पुत्री का 1/10 भाग मिलेगा। अगर एक पुत्री को 10 रुपए दोगे तो नाती और नातिन को कितना दोगे? 1 रुपए। नहीं आया समझ में? फिर से समझो। देखो, प्रत्येक नाती को, नाती और नातिन, ठीक है, नाती और नातिन को पुत्र का 1/8 आपने दे दिया और पुत्र को उठा के मैंने नाती के नीचे लगा दिया। तो यहां पर क्या होगा कि भाई नाती को अगर 1 रुपए दिया तो पुत्र को कितना दिया होगा? 8 रुपए। यही तो मैंने यहां पर लिख दिया। अगेन पुत्री को, ठीक है, और नाती और नातिन को पुत्री का 1/10 भाग, पुत्री को यहां से हटा के यहां लगा दिया। तो इसका क्या मतलब है? पुत्री को 10 रुपए दोगे तो नाती और नातिन को 1 रुपए दोगे। यही तो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली लाइन पढ़ो। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का, भाई साहब एक बात बताना, कुल भाग की बात कर रहा है, मतलब टोटल पार्ट की बात कर रहे हैं। एक लड़के को कितना दोगे? 8। टोटल लड़के कितने थे? 3। तो टोटल कुल मिलाकर लड़कों को कितना दिया होगा? 8 और 3 24 रुपए। समझना ध्यान से। एक लड़की को कितना दिया? 10। 2 लड़कियां थी, 2 को कितना मिल जाएगा? 20। मतलब बेटा इन्होंने टोटल 44 भाग दे दिया। किसको? लड़के और मोड़ा और मोड़ी, मतलब बेटी और लड़के में। और इस टोटल भाग का अगर मैं 40% निकालू ना, 40% निकालू तो ये मिलेगा वाइफ को। ये लिखा है ना, भाग का 40% वाइफ को मिलेगा। 0 से 0 काटोगे 4 4 16, 16 और 1 17, मतलब ये मिलेगा कितना? वाइफ को कितना देना पड़ेगा? 17.6। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये रेशियो समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बेटा अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिले, मतलब पुत्री को कितना मिला है? प्रत्येक पुत्री को यहां पर कितना मिला है? 10, ठीक है, जो किसके बराबर है? 1,25,000 के। ये चीज समझ में आ रही? तो उसकी पत्नी और 3 नाती और नातिन को कितना मिलाकर मिलाओ। एक बात बताओ, अगर एक पुत्री को 10 रुपए मिला, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है? 125, 1 0 कट जाएगा इसके। एक नाती और नातिन को 1 रुपए मिलेगा तो 3 को कितना मिलेगा? 3 ही मिलेगा, ठीक है। और वाइफ कितनी? वाइफ 1 ही है और एक वाइफ को कितना दोगे? 17.6, मतलब आपको 20.6 की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? 20.6 इनकी वैल्यू निकालनी। मतलब इन दोनों का आपको करना है क्या? आपस में मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों का आपस में आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर कितना आएगा? 12 दूनी 24, 24 25, मतलब 25, ठीक है, 257500। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक? एक बार फिर से समझो। आप लोग देखो, जब भी लैंग्वेज वाले लेंथी सवाल है ना, ये मैं अच्छी खासी लैंग्वेज आपको देके रखी हो। आपको करना कुछ नहीं है, एक एक लाइन को पढ़ना है और उस लाइन को आपको सॉल्व करना है। कभी भी पूरा क्वेश्चन पढ़ के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, नहीं कर पाओगे। ध्यान से समझना। पहली लाइन में इन्होंने क्या बोला है? हटा दो। यहां पर क्या बोला है कि इनकी एक वाइफ है, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और 5 नाती और नातिन हैं। इस पूरी लाइन में आपके काम का डाटा बस इतना है। अब अपना पैसा इन लोगों में इन्हें बांटना है। कैसे बांटोगे? नाती और नातिन को पुत्र का 1/8 भाग। कितना भाग? 1/8 भाग। ये आपने नाती और नातिन और पुत्र को बांट दिया। और पुत्री का 1/10 भाग, ये पुत्री और नाती नातिन को बांट दिया। जबकि पत्नी को पुत्र और पुत्रियों के टोटल पार्ट का 40%, 8 3 24, 10 दूनी 20, 44, 44 का 40%, 17.6। ये आपका रेशियो आ गया। ये रेशियो आ गया। एक वाइफ को कितना मिलेगा? 17.6। एक लड़के को कितना मिलेगा? 8। एक लड़की को कितना दोगे? 10। और एक नाती और नातिन को कितना दोगे? 1। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस आगे की लाइन पढ़ो और उस हिसाब से चीजों को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, और वो परीक्षा प्रो बच्चे हैं, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से लॉजिक लगाएंगे कि भाई साहब देखा जाए किलों का रत्न किसे कहा जाएगा, मतलब वो सबसे बड़ा किला, सबसे सुंदर किला, सबसे अनुपम किला होगा। तो किले में चलते हैं। सबसे पहले रायसेन का दुर्ग। तो रायसेन का दुर्ग आपका कौन सा है? तोतों के लिए फेमस। तो बड़ा किला नहीं, तोते के कारण फेमस। तो ये आंसर हटा दो, आउट बनाओ। अब बात करेंगे असीरगढ़ का किला। तो असीरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। थोड़ी सी एक खासियत है इसकी। धार का किला खरबूजे के जैसी आकृति का, फेमस नहीं है। ग्वालियर का किला जो है इतना बेहद, इतना विशाल किला है कि अगर आप एक नजर में दोनों कोने इस किले के देखना चाहो तो नहीं देख सकते, इतना विशाल किला है। ऐसा माना जाता है कि जब ये किले में है ना
आपके राजा रहा करते थे, प्रॉपर राज चलता था उस टाइम पे घोड़े जो पहरेदारी देते थे, इसकी दीवार के ऊपर से घोड़े पहरेदारी दिया करते थे, इतनी चौड़ी इसकी दीवारें हैं, है ना। यहाँ पे आपका सामने कभी जाओगे ग्वालियर के किले में तो यहाँ पे आपको मूवीज वगैरह भी देखने को मिलेगी, एनिमेटेड मूवीज होती है इवनिंग, है ना, इवनिंग टाइम पे लगभग 15-20 मिनट की पूरी वो कहानी कहता है ग्वालियर साम्राज्य की। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका ग्वालियर दुर्ग होगा, किलों का रत्न या जिब्राल्टर कहा जाता है, तो ये राइट ऑप्शन डी वाला बन जाएगा। प्रश्न पढ़ना है, एमएस एक्सेल को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब देखो ऐसे प्रश्नों में होता क्या है भाई, जिसे अगर पता है मान लो तो फिर तो आसान बात है, जिसे पता है उसके लिए इजी बात है कि वो टिक कर ले जाएगा। मान लीजिए जिसे नहीं पता हो तो सामान्य जो विद्यार्थी होते हैं साथियों क्या करते हैं, कुछ भी टिक किया आगे बढ़ गए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो देखिए अब जो हमारे प्रो विद्यार्थी होंगे वो क्या करेंगे, तो भाई देखते हैं इस प्रश्न को कि प्रो वाले जो विद्यार्थी होंगे वो कैसे लॉजिक लगाएंगे। हम लॉजिक बेस से भी कई बार ऐसे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। मैंने आपसे वही कहा था, अनिवार्य नहीं कि भाई जो 100 प्रश्न आएंगे आपसे 100 पढ़ेगी। तो देखिए अब क्या करेगा, तो जो परीक्षा प्रो विद्यार्थी होगा वो लगेगा लॉजिक। अब देखो एक्सेल में जब हम आते हैं साथियों, आपको पता है एक्सेल में काम होता है, कैसा काम, तो होगा डेटा वाला काम हमारा, ठीक है। अब डेटे वाले काम में आपको पता है एक्सेल में जो काम करते हैं हम ये करते हैं सीट में, काहे में करते हैं काम, ये काम करेंगे सीट में। अब हमें ढूंढना है, लॉजिक करेगा, अब हमें दिए गए विकल्पों के आधार पर क्या करना है साथियों, हमें एक विकल्प को ढूंढना है, ठीक है। अब विकल्प में कहीं अगर हमें सीट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, दिए गए विकल्पों पे अगर हमें कहीं सीट देखने को मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब ढूंढना है भाई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, नन ऑफ दीज, स्प्रेड सीट। तो भाई स्प्रेड सीट, ये सीट हमें दिखाई दे रही है, तो इस लॉजिक बेस से भी हम इस आंसर तक अपने पहुंच सकते हैं। अनिवार्य नहीं है कि सब कुछ हमारा पढ़ाया ही आए, राइट। तो ऐसे प्रश्न आपसे आंसर 2 हो जाएंगे और ऐसा आपको करना है, तो बेसिकली ये हुआ, राइट। समझ में आ गई बात। एक्सेल में Ctrl+R की का उपयोग है। अब देखो शॉर्टकट की है और अगर आपसे आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है ना, रट रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो सामान्य विद्यार्थी रटा है तो ठीक है, नहीं तो वो फिर से दिक्कत वही है कि बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, फिर दिक्कत की बात आती है। तो देखो ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है, आपको प्रश्नों को थोड़ी समय देना पड़ेगा। और अगर हम प्रो की बात करते हैं तो सामान्य विद्यार्थी कुछ भी टिक मारा आगे बढ़ गया। अगर आप प्रो विद्यार्थी हैं तो आपको भाई कैसे करना है, तो भाई बात करते हैं, है ना, इसके साथ बात करते हैं। अब आपसे देखो लॉजिक की बात करेंगे, हमें एक लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, है ना, कि भाई कैसे कर सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तब भी। देखो कुछ चीजें हैं, कुछ नियम रहेंगे, सामान्य से नियमों के तहत हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे आपसे। शॉर्टकट की बात हो रही है सबसे पहले भाई, और शॉर्टकट की Ctrl+R की का क्या उपयोग है ये बात है। देखिए आर से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि भाई हमें कुछ आर फार राइट कर लीजिए या रिमूव करने की बात हो रही होगी। फिल इन द सिलेक्शन विद द, देखो फिल करने की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये आप काट देंगे, और नन ऑफ द एबव तो आप काट ही देंगे, तो कुछ ना कुछ आंसर आपको मिलेगा। अब देखो Ctrl+R, अब आर फार राइट अलाइन हो सकता है या कंटेंट रिमूव करना है। आप इतना तो आपको अब पता ही हो गया है कि भाई रिमूव अगर हमें करना है तो हमारे पास भाई या तो डिलीट की का होना आवश्यक है, या तो हमारे पास बैक स्पेस का होना अनिवार्य है, या तो हमारे पास क्या हो, डिलीट की हो, या हमारे पास बैक स्पेस की हो। तो रिमूव के लिए जरूरी है, तो ये तो होगा नहीं। रहा क्या हमारे पास सेल में कंटेंट राइट अलाइन करने के लिए। वैसे ही पता आपको कि जब Ctrl+R, आर फॉर राइट रहेगा, वैसे भी, और कंट्रोल शॉर्टकट की जब काम होगी तो रिमूव काम नहीं होगा, ना तो फिल होगा काम, है ना। तो बचा ए, वैसे भी। तो अगर आप थोड़ा समय दे रहे हैं, जो उसकी मांग है, प्रश्न की जो मांग है उसके अकॉर्डिंग, तब भी हम अपने राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो भाई ये है, और ये जो लॉजिक होता है ये धीरे धीरे हम बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो बस आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे ना।